नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आखिर दोषी कौन है। जिस तरह दिए के साथ बाती का गहरा नाता होता है, अपनी आखिरी सांस तक वह दिए को नहीं छोड़ती, उसी के साथ ही जीती है और उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। कुछ इसी तरह का प्यार करती थी रश्मि अपने प्रेमी आदित्य से। साथ जीने मरने के वादे करने वाले आदित्य और रश्मि प्यार की राह पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बहुत दूर निकल आए थे। एक दूसरे को देखे बिना कभी भी उनका दिन पूरा नहीं होता था। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते को बहुत पसंद करते थे। दोनों के असीम प्यार को मिलाने के लिए दोनों परिवारों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी। आदित्य की मां अनीता ने रश्मि के लिए उसकी पसंद के कपड़े, गहने सब कुछ तैयार करवा लिया था। इकलौता ही बेटा तो था आदित्य उनका। अपने सूने आंगन में एक बेटी के कदमों को लाने की उन्हें बड़ी जल्दी थी। अपनी मंजिल को पूरा होता देख आदित्य और रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं था। रश्मि के परिवार में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। विवाह का मुहूर्त एक माह बाद का निकला था। सभी को जल्दी थी, किंतु उससे पहले का कोई मुहूर्त था ही नहीं। अब सभी उस तारीख का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही आदित्य और रश्मि के साथ भी हुआ। आज करवा चौथ है। रश्मि बहुत ही उत्साह में थी। आदित्य से भले ही अब तक उसका विवाह ना हुआ हो, पर मन ही मन वह उसे पति तो मान ही चुकी थी। यही सब सोचकर उसने भी आज करवा चौथ का व्रत रख लिया। सुबह सुबह आदित्य के फोन की घंटी बजी। आदित्य गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही देखा रश्मि का फोन है। अरे, इतनी सुबह रश्मि का फोन क्यों किया होगा? सोचते हुए उसने फोन उठाया। रश्मि ने कहा, आदित्य, आज शाम का कोई प्रोग्राम मत बनाना। मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। रात को चांद देखकर तुम्हारे हाथों से पानी पीकर ही उपवास तोड़ूंगी। शाम को तुम मेरे लिए बिल्कुल फ्री रखना। अरे रश्मि, यह उपवास छोड़ो यार, कहाँ भूखी रहोगी दिन भर? नहीं आदित्य, यह व्रत तो मुझे रखना ही है। सिर्फ आज ही नहीं, हर वर्ष तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। ठीक है रश्मि, तुमसे कभी मैं जीत सका हूँ क्या? मैं शाम को अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब खुश? आदित्य, शाम को 7 बजे तक तुम मुझे लेने आ जाना। शाम को पूजा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही करूंगी। ठीक है रश्मि, जो आज्ञा। रश्मि शाम का इंतजार कर रही थी। हाथों में मेहंदी, 16 श्रृंगार, लाल जोड़े में सजी धजी रश्मि बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज ही उसका विवाह हो। दुल्हन की तरह सजी धजी रश्मि को देखकर अनीता भी फूली नहीं समा रही थी। चांद का इंतजार सभी कर रहे थे। रश्मि को जोर की भूख लगी थी। रश्मि बार बार आदित्य से कह रही थी, आदि, जाओ ना बाहर, चांद को ढूंढो, कहाँ छिपकर बैठ गया है? आदित्य ने कहा, कहाँ जाऊं रश्मि, मुझे तो चांद मेरी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है। इस चांद के सामने उस चांद को देखने कौन जाएगा? जाओ ना आदि, भूख लग रही है। कुछ ही समय में
चांद भी निकल आया। पूजा करके छलनी से चांद के साथ आदित्य को निहारते हुए रश्मि ने अपना व्रत पूरा किया। आदित्य ने भी अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और मिठाई खिलाकर उसका व्रत खुलवाया। रश्मि को ये क्षण ऐसे मनमोहक लग रहे थे मानो जिंदगी की सारी खुशियां सिमटकर इन पलों में समा गई हों। रश्मि की झील सी गहरी आंखों में आदित्य को प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। वह उस गहराई में डूबता ही चला जा रहा था। तभी पीछे से अनीता की आवाज आई, आदि चलो रश्मि को खाना खिलाना है या नहीं? हाँ हाँ माँ आते हैं। दोनों डाइनिंग रूम में चले गए और फिर सबने साथ खाना खाया। परिवार के सदस्यों के साथ बातें करते हुए रात के 12 बज गए। रश्मि का घर आदित्य के घर से बहुत दूर था। आदित्य रश्मि को छोड़ने कार से निकला। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे में खोए चले जा रहे थे। रात काफी हो गई थी। हर तरफ अंधेरा पसरा था। रास्ता भी सुनसान था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। आदित्य की कार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक कार झटके मारने लगी और बंद हो गई। रश्मि घबरा गई। क्या हुआ आदित्य? मालूम नहीं रश्मि, अचानक क्या हो गया। आज के पहले कभी कार इस तरह रुकी नहीं थी। आदित्य ने अंदर बैठे बैठे 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। रश्मि रुको, मैं बाहर बोनट खोलकर देखता हूँ क्या हो गया है, वरना फोन करके घर से किसी को बुलाना पड़ेगा। तुम अंदर बैठो। कहते हुए आदित्य बाहर निकल गया। तब तक अचानक मौसम का अंदाज भी बदल गया। हवा के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। इस बिन मौसम की बारिश से घबराकर रश्मि भी कार से बाहर निकल आई और अपने मोबाइल से लाइट दिखाने लगी। तभी रश्मि ने कहा, आदि मुझे डर लग रहा है, जल्दी से घर पर फोन कर देते हैं, पापा आ जाएंगे। हाँ रश्मि, यह कार मुझसे तो ठीक होने से रही। तभी अचानक तेजी से एक कार उनके पास आकर रुकी। उसमें नशे में धुत 4 लड़के बैठे थे। कार से बाहर निकलकर एक लड़के ने पूछा, क्या हुआ भाई, कोई मदद चाहिए क्या? आदित्य ने कहा, जी नहीं थैंक यू। तभी एक लड़के ने आदित्य को जोर से धक्का दिया। आदित्य को बिल्कुल आइडिया नहीं था। वह उस धक्के से कुछ दूर तक लड़खड़ाने के बाद संभलने लगा। तब तक दूसरे दोनों लड़कों ने रश्मि को कार में खींच लिया। तीसरा भी जल्दी से बैठ गया और चौथा ड्राइवर सीट पर पहले से ही बैठा था। उसने तेजी से कार को भगाना शुरू कर दिया। रश्मि चिल्लाती रही। आदित्य कार के पीछे भाग रहा था। पीछे के कांच से रश्मि की काली परछाई कुछ क्षणों तक तड़पते हुए आदित्य को दिखाई देती रही और फिर गायब हो गई। कार दूर तक सुनसान रास्ते पर दौड़ती हुई दिखाई देती रही। आदित्य कुछ भी न कर पाया। उसकी आंखों के सामने ही उसकी रश्मि का हरण हो गया। एक नहीं, यहाँ तो 4 रावण थे। आदित्य ने तुरंत पुलिस को फोन लगाकर बताया। पुलिस हरकत में आए। तब तक वह हैवान रश्मि को कहीं बहुत दूर ले जा चुके थे। दोनों परिवारों में इस खबर से तूफान ला दिया। सब सदमे में थे। घर में आंसू और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। दोनों परिवार
इस दुख की घड़ी में साथ थे। पुलिस अपना काम कर रही थी। 2-3 घंटों के बाद उन लड़कों ने रश्मि को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने रश्मि को धमकी देते हुए कहा, जान प्यारी हो तो चुपचाप ही रहना, वरना हमने तुम्हारे पति का फोटो भी ले लिया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, समझी। रश्मि बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी हुई थी। सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए पति पत्नी को झाड़ियों में लड़की पड़ी दिखाई दी। तभी उस महिला ने अपने पति से कहा, अरे यह तो कोई दुल्हन लग रही है, पर इस तरह झाड़ियों में, जल्दी से पुलिस को फोन करो। इसकी हालत देखकर लग रहा है मामला कुछ और ही है। उसके पति ने पुलिस को फोन किया। वह महिला रश्मि को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तब तक पुलिस भी आ गई। रश्मि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आदित्य को फोन करके बताया, आदित्य, एक लड़की सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली है। उसकी हालत गंभीर है। उसे हमने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। किसी बुजुर्ग दंपति को वह बेहोशी की हालत में मिली थी। उन्होंने ही हमें खबर दी है। आप आकर देख लीजिए। लगता है यह वही है जिसके लिए आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। आदित्य और रश्मि के परिवार वाले तुरंत अस्पताल पहुंच गए। रश्मि की हालत बहुत ही खराब थी। जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रश्मि इस वक्त बिल्कुल असहाय लग रही थी। वह इस समय होश में भी नहीं थी। उसके चेहरे पर लाल नीले निशान दिख रहे थे। बाकी शरीर चादर से ढका था। रश्मि की ऐसी हालत देखकर परिवार वालों की तो क्या, डॉक्टर और नर्स की आंखों में भी आंसू छलक आए। आदित्य अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर आंसू बहा रहा था। वह बहुत देर तक रश्मि को ऐसी हालत में न देख पाया और वहां से बाहर निकल गया। रश्मि को जब होश आया, दोनों परिवार वहां मौजूद थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन जिसकी चाहत थी उसे वही दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहते जा रहे थे। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, आदि बचाओ मुझे। कुछ समय के लिए वह होश में आती, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती। दूसरे दिन सुबह उसे पूरी तरह से होश आया। अपनी मम्मी के गले लगकर वह बुरी तरह रो रही थी। उसे सांत्वना किस तरह से दे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, मुंह में मानो जबान नहीं है। आखिरकार रश्मि ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, आदित्य कहाँ है? बेटा, अभी तो यहीं था, शायद डॉक्टर से बात करने गया होगा। अनीता ने तुरंत आदित्य को फोन लगाया। आदि, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, रश्मि को होश आ गया है, वह तुम्हें ही बुला रही है। माँ, मैं उसे इस तरह तड़पता नहीं देख सकता। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो आदित्य तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ। आदित्य के मन में एक अलग ही तूफान उठा हुआ था। इस हादसे की शिकार हुई रश्मि को स्वीकार करने में अब वह हिचकिचा रहा था। इस तूफान में फंसा आदित्य अपनी बाकी बात मानकर रश्मि के सामने आखिरकार आ ही गया। रश्मि आदित्य से ऐसे लिपट गई जैसे किसी वृक्ष से बेल लिपट जाती है और उसे छोड़ती ही नहीं।
रश्मि बिना कुछ कहे रोती ही जा रही थी। तब आदित्य ने कहा, आई एम सॉरी रश्मि, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इतना कहते हुए आंखों में आंसू लिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। रश्मि अभी भी बाहें फैलाए उसे जाते देख रही थी। अनीता को आदित्य का ऐसा व्यवहार देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे तुरंत रश्मि के पास आईं और उसे सीने से लगाते हुए कहने लगी, रश्मि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो बेटा। यह बुरा वक्त था हम दोनों परिवारों के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके हमें इससे बाहर निकलना होगा। आदित्य अपने आप को दोषी मान रहा है कि वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए तुमसे नजरें चुरा रहा है। अगले 2 दिनों तक भी आदित्य अस्पताल नहीं आया। अनीता रोज 3-4 घंटे रश्मि के पास आकर रुकती थी। तीसरे दिन रश्मि ने पूछ ही लिया, माँ, आदित्य मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? क्या वह मुझसे नाराज है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वह भी बहुत दुखी है, खुद से नाराज है, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मैं आज ही उसे भेजती हूँ। नहीं माँ, जब उसकी इच्छा होगी तब वह खुद आएगा। आप उससे जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। ठीक है बेटा। अनीता जब घर पहुंची तब मन में ठान चुकी थी कि आदित्य के मन में क्या चल रहा है आज वो जानकर ही रहेंगी। शाम को वे आदित्य के पास जाकर बैठी और बड़े ही प्यार से कहा, आदि बेटा, तुम रश्मि से मिलने आखिर क्यों नहीं जा रहे हो? आज उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, किंतु तुम्हारा इस तरह का व्यवहार रश्मि को तोड़ देगा। जाओ, जाकर उसके पास बैठो, उससे बातें करो, उसे यह विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। अपने कंधे का सहारा देकर उसके बहते आंसुओं को तुम्हें ही पहुंचना होगा आदित्य। जब भी कुछ आहट होती है उसकी आंखों में केवल यह उम्मीद होती है कि दरवाजे से तुम ही अंदर आओगे। उसकी आंखें हर समय केवल और केवल तुम्हें ही ढूंढती रहती हैं, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती है, जो उसकी सूनी आंखों से पानी बनकर बहने लगती है। उठो आदित्य, जाओ। उसके परिवार में भी सभी को लग रहा होगा कि आदित्य आखिर क्यों नहीं आ रहा। मैं कब तक बात को संभालूंगी बेटा। इतना सब सुनने के बाद भी आदित्य जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अनीता का प्यार गुस्से में बदल रहा था। वे समझ रही थी कि आदित्य जाना नहीं चाहता। अनीता ने गुस्से में पूछा, आदित्य, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ। क्या तुम अपने पांव पीछे खींच रहे हो? माँ, आप क्या चाहती हैं? बहुत गलत हुआ है उसके साथ। क्या मैं उसके साथ विवाह कर लूं? समाज, दोस्त सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। यदि उसके साथ घर से बाहर जाऊंगा तो कैसी नजरों से उसे देखेंगे, कैसे कैसे तंज कसेंगे। ये सब सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ। मैं इसका सामना नहीं कर सकता माँ। अच्छा आदित्य, तो यह खिचड़ी पक रही है तुम्हारे अंदर। मैं तो सच में यह सोच रही थी कि तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए दुखी हो, शर्मिंदा हो, इसलिए उसके पास नहीं जा रहे हो। तुम्हारे ऐसे विचार सुनकर
मुझे तुम्हारी मानसिकता पर तरस आ रहा है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने आज मेरा सिर नीचे झुका दिया है। इतने वर्षों से प्यार के वादे करने वाले, जन्मों तक साथ रहने के सपने देखने वाले, एक तूफान के आ जाने से साथी को बीच भंवर में डूबने के लिए छोड़ जाते हैं क्या? मैंने तो रश्मि को इस घर की बेटी मान लिया है। जो भी हुआ, आखिर उसमें दोषी कौन है? क्या गलती रश्मि की है? माँ, मुझे भी बहुत दुख है, पर मैं क्या करूं? मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? आदि, जो भी हुआ है तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। ऐसे पीठ दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वह भी मैं तुझसे पूछती हूँ कि आज यदि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? माँ, यह क्या बोल रही हैं आप? तुम्हें सुनना होगा आदित्य। समाज तो तब भी कुछ ना कुछ कहेगा। मुझे कैसी कैसी नजरों से देखेगा। तुम्हारे साथ बाहर कहीं जाऊंगी तो तंज कसेगा। बोलो आदित्य, बोलो। यदि तुम्हारी बहन होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या तुम उसे भी छोड़ देते? पूरा जीवन उसे अकेले रहने देते? क्या उसके विवाह की कोशिश नहीं करते? नहीं आदित्य, तब तुम कोई ऐसा लड़का अवश्य ढूंढते जो उसे ये सब जानकर भी अपना लेता। तुम खुद ऐसा लड़का क्यों नहीं बन सकते आदित्य? अपनी माँ के इस तरह के तेवर देखकर आदित्य घबरा गया। वह कुछ बोलता उसके पहले ही अनीता ने कहा, तुम जैसे कुछ मर्द ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और जीवन भर उसकी सजा भोगनी पड़ती है स्त्री को। आदित्य, तुम यह रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। मैं उसके लिए तुमसे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी जो उसे इसी रूप में स्वीकार करे और उतनी ही इज्जत और प्यार दे जितना उसका हक है। इसके बाद कभी भी मुझे माँ कहने की कोशिश भी मत करना। कहते हुए अनीता रो पड़ी। अनीता का हर शब्द आदित्य के सीने को छलनी कर गया। उसे उनका हर शब्द चुभ रहा था। दूसरे दिन अनीता जब अस्पताल पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गईं। आदित्य रश्मि के सिराने बैठे उसकी आंखों से लगातार बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ रहा था। साथ ही वह कह रहा था, रश्मि, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अनीता उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही अपने कदम वापस जाने के लिए उठाए, उसके कानों में आवाज आई, आदि, मैं 3 दिनों से दरवाजे पर टकटकी लगाकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं तो सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। आज तुमने मेरी वह इच्छा पूरी कर दी। कहते हुए वह आदित्य की बाहों से लिपट गई। यह क्या कह रही हो रश्मि? मैं तो तुम्हें एक बार नहीं, हजारों बार पूरी जिंदगी अपने सीने से लगाकर अपने पास रखना चाहता हूँ। तब तक रश्मि की मम्मी भी आकर अनीता के साथ खड़े होकर दुनिया का यह सबसे सुंदर अलौकिक नजारा देख रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। तब तक आदित्य ने रश्मि को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, चलो रश्मि, घर चलते हैं। रश्मि अपना सारा दुख दर्द भूलकर आदित्य को निहारे जा रही थी। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो धरती पर ही उसे स्वर्ग मिल गया हो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।